नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एक समग्र अध्ययन, समग्र मूल्यांकन। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय को समझ सकेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला का मूल्यांकन कर सकेंगे। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा व शैली का अध्ययन कर सकेंगे व इसके साथ ही ललित निबंध के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्थान को भी समझ सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग के मूर्धन्य साहित्यकारों में आचार्य द्विवेदी जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आचार्य द्विवेदी सच्चे अर्थों में एक श्रेष्ठ उपन्यासकार, श्रेष्ठ निबंधकार, इतिहासकार व समालोचक के रूप में साहित्य को अपनी अमूल्य निधियां प्रदान करते आए हैं। वास्तव में वे भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता, साथ ही प्राचीनता व नवीनता के एक श्रेष्ठ समन्वयकर्ता के रूप में भी हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इन्होंने अपनी समीक्षा पद्धति के द्वारा हिंदी समीक्षा को एक नई, उदार एवं वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। जब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक निबंधकार के रूप में, तो हम पाते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के सर्वाधिक सशक्त निबंधकारों में से एक हैं। ललित निबंधों की दिशा में उन्होंने सर्वथा नवीन मानदंडों की स्थापना की, जिस कारण हिंदी साहित्य में उन्हें ललित निबंधों का जनक स्वीकार किया जाता है। यद्यपि ललित निबंध विधा की उपस्थिति का आभास आधुनिक काल और गद्य विधा के आरंभ से ही मिलने लगते हैं, जिस कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त के साथ पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी आदि निबंधकारों के निबंधों में इसका पूर्वाभास हमें प्राप्त होता है। लेकिन ललित निबंधों की एक जो व्यवस्थित और जो सुदृढ़ परंपरा जो हमको प्राप्त होती है, उसकी पहचान सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में दिखाई पड़ती है। आचार्य द्विवेदी जी के चाहे अशोक के फूल निबंध संग्रह हो या फिर कुटज या फिर कल्पलता, इन तीनों ही संकलन के निबंधों में सर्वप्रथम इस विधा के जो प्रतिदर्श हैं, जो आदर्श हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं, जिस कारण इनके ये तीनों निबंध संग्रह इस विधा के प्रतिदर्श निबंध के रूप में स्थापित हुए हैं। जिस कारण द्विवेदी जी के ये निबंध इस विधा के वास्तविक प्रस्थान बिंदु स्वीकार किए जाते हैं, जिस पर आगे चलकर अन्य ललित निबंधकारों में कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और विवेकी राय जैसे निबंधकारों ने ललित निबंधों की परंपरा को और भी अधिक सुदृढ़ एवं समृद्ध किया। इस संदर्भ में स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इन निबंधों में से अभिप्राय यहाँ पे ललित निबंधों की बात हो रही है, तो इन ललित निबंधों के विषय में ही स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है कि इन निबंधों में मेरा मनुष्य प्रधान है और शास्त्र गौड़। जहाँ मनुष्य प्रधान होगा वहाँ विधा के रूप का दबाव स्वभावतः कम होगा। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी जी के निबंधों में ललित निबंध की एक स्वच्छंद परंपरा दिखाई पड़ती है, एक हमको स्वच्छंदता दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी भी लिखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में मुख्यतः भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप विद्यमान है। इनके निबंध भारतीय जनजीवन की एक मनोरम झांकी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय विचारों की अभिव्यक्ति, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व का प्रसार
तथा बुद्धि व हृदय पक्ष का एक सुंदर और सफल सामंजस्य हुआ है। जब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय की या फिर उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों की, तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता, ये सभी उपाधियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही लिए हैं। तो संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी जी और इनकी माताजी का नाम ज्योतिकली देवी था। आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आचार्य द्विवेदी निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे और अनवरत साहित्य साधना करते हुए 19 मई सन 1979 में सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए। ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक जीवन परिचय या फिर उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ बिंदु। जब हम बात करते हैं उनकी साहित्यिक सेवाओं की, आचार्य द्विवेदी जी के साहित्यिक अवदान की, तो आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो स्थान है हम सभी जानते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदी गद्य की विविध क्षेत्रों में हिंदी गद्य के विविध क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं और जब हम इनकी सेवाओं की बात करते हैं तब इनकी सेवाओं को हम कुछ बिंदुओं में वर्गीकृत करके हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक निबंधकार के रूप में, विशेष रूप से आचार्य द्विवेदी जी की जो ख्याति है वो निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो जब हम बात करते हैं आचार्य द्विवेदी जी के अवदान की, उनकी साहित्यिक सेवाओं की, तो निबंधकार के रूप में हम देखते हैं कि आचार्य द्विवेदी जी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित हुई है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी बहुत ही सजीवता और मार्मिकता के साथ इनके निबंध साहित्य में हमको प्राप्त होता है। इसके साथ ही जब हम उपन्यासकार के रूप में इनका अध्ययन करते हैं तो द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये उपन्यासें बाणभट्ट की आत्मकथा, साथ ही चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित द्विवेदी जी के ये सभी उपन्यास गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं, जिनमें इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय के द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को एक बहुत ही आकर्षक स्वरूप प्रदान किया है। इसके साथ ही जब हम एक आलोचक के रूप में आचार्य द्विवेदी जी का अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, तब हम पाते हैं कि आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से आलोचना साहित्य में भी द्विवेदी जी का जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता, ये दोनों बिंदु स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं, फिर चाहे सूर्य साहित्य हो या फिर उनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हों। लेकिन जब हम बात करते हैं सूर्य साहित्य की, तो सूर्य साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, जिसमें भावात्मकता या फिर भावुकता की भावना अधिक है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक और समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रहों में विविध नामों से संग्रहित हैं।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ललित निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी जी की। तो द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हिंदी के ललित निबंधों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अग्रणी हैं। ललित निबंधों के रूप में उन्होंने नवीन मानदंडों की स्थापना की। उन नवीन मानदंडों पर चलकर आगे जो अन्य ललित निबंधकार हुए हैं उन्होंने उन्हीं मानदंडों को अपनाकर ललित निबंध साहित्य को समृद्ध किया, उस परंपरा को जीवंत रखा। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है, जिसमें उनके हृदय की भावुकता, उनके हृदय की सरसता और उनके हृदय की कोमलता आवेगपूर्ण प्रतिपादन शैली के साथ विद्यमान है। वास्तव में वे ललित निबंध के क्षेत्र में युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं, जिन्होंने आगे आने वाले ललित निबंधकारों के मार्ग को प्रशस्त किया, उनको एक नई दिशा देने का प्रयास भी किया। इसके साथ ही जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्य सृजन है, क्योंकि किसी भी कृतिकार का मूल्यांकन उसके साहित्य के आधार पर होता है, उसकी कृतियों के आधार पर होता है, उसकी रचनाओं के आधार पर होता है। तो जब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों की, उनके निबंधों की, उनके ललित निबंधों की, उनके आलोचनात्मक साहित्य की, तो यहाँ पर कृतियाँ हमारी विशेष उल्लेखनीय हो जाती हैं। और जब हम उनकी कृतियों की बात करते हैं तो उन्होंने अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं जो कि उनके कई संग्रहों में संग्रहित हुए हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं वे, उनमें अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता आदि प्रमुख हैं। जब हम बात करते हैं इनके आलोचना साहित्य की, तो आलोचना साहित्य के अंतर्गत इनका सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि महत्वपूर्ण इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। इतिहासकार के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य नामक बहुत ही चर्चित इतिहास ग्रंथ की रचना की। और उपन्यासों में इनके जो उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। इसके साथ ही इन्होंने नाद सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक आदि का संपादन किया। और संपादन कला के साथ साथ इन्होंने प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि रचनाओं का अनुदित भी किया, उसको अनुवादित भी किया। तो ये थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, उनकी कृतियां, उनके संग्रह। जब हम बात करते हैं, पुनः हम अपने बिंदु पर आते हैं, हम यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हैं, हम यहाँ पे अवलोकन कर रहे हैं, हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंधकार के रूप में। तो हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुख्यतः विचारात्मक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो मुख्यतः निबंध लिखे हैं वो अपनी विचारात्मक शैली में लिखे हैं, जिस कारण इनके निबंधों का जो मूल तथ्य रहा है वो विचारात्मक रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भावात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों का भी प्रणयन किया है, उनका सृजन किया है। जब हम द्विवेदी जी के निबंधों का मूल्यांकन करते हैं तो इनका समुचित मूल्यांकन करने के लिए जो बहुत ही सरल सा जो उपाय है वह यह है कि हम इनके निबंधों को वर्गीकृत कर दें, उनका एक वर्गीकरण कर दें, जिससे कि उनके निबंधों को समझने हमें सुविधा भी रहेगी। जिस दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंधों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित करके उनका अध्ययन और अध्यापन किया जा सकता है। नंबर 1 समीक्षात्मक निबंध, नंबर 2 सांस्कृतिक निबंध, नंबर 3 ऐतिहासिक निबंध, 4 व्यक्तिक निबंध और 5 गवेषणात्मक निबंध।
जब हम बात करते हैं समीक्षात्मक निबंधों की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समीक्षात्मक निबंधों में व्यावहारिक और शास्त्रीय समीक्षा का एक भव्य रूप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है, जिस कारण इनके समीक्षात्मक निबंधों में व्यावहारिक और शास्त्रीय समीक्षा का भव्य रूप हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। आचार्य त्रिवेदी जी के ये सभी निबंध विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। विशेष उल्लेखनीय बात है कि आचार्य त्रिवेदी जी ने जो समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं, ये सारे विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें उनका स्वाधीन चिंतन एवं मनन जो है वो एक उनके अंदर छिपे हुए एक आलोचक के उज्जवल स्वरूप को प्रस्तुत करता है। आचार्य त्रिवेदी जी के समीक्षात्मक निबंधों के अंतर्गत वैष्णव कवियों की रूपोपासना, प्रेमचंद्र का महत्व, प्रसाद की कामायनी, साहित्य का नया रास्ता, भारतीय चिंता का स्वाभाविक सत्य आदि जैसे अनेक निबंध आते हैं। जब हम चलते हैं इनके सांस्कृतिक निबंधों की श्रेणी में, तो इन्होंने अपने सांस्कृतिक निबंधों की श्रृंखला में भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही उज्जवल और विराट परंपरा को रेखांकित करने का प्रयास किया है, जिनमें भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, हमारी राष्ट्रीय प्रणाली, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय संस्कृति की देन, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध तथा धार्मिक विप्लव का शास्त्र आदि प्रमुख सांस्कृतिक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। जब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऐतिहासिक निबंधों की, तो आचार्य द्विवेदी जी के ऐतिहासिक निबंध सभी निबंध विवरणात्मक शैली में रचित हैं, जिसमें उन्होंने विविध ऐतिहासिक तथ्यों पर सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई है। द्विवेदी जी के ऐतिहासिक निबंधों के अंतर्गत वैशाली, अंतःपुर की वृक्ष वाटिका, रईस और राजा, वृक्ष वाटिका और क्रीड़ा पर्वत, गणिका, इंद्रजाल और मल्ल विद्या आदि उल्लेखनीय निबंध हैं, जिसमें द्विवेदी जी ने विविध कलाओं के ऐतिहासिक पक्ष का निरूपण करते हुए भारतीय जनजीवन की एक भव्य झांकी प्रस्तुत की है। इसके साथ ही जो इनके व्यक्तिक निबंध हैं, तो द्विवेदी जी के व्यक्तिक निबंधों में भावना, कल्पना और अनुभूति की त्रिवेणी, भावना, कल्पना और अनुभूति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, जिसमें गहन संवेदना के साथ, जिसमें द्विवेदी जी के हृदय की गहन संवेदना के साथ उनके हृदय की भावुकता और उनके हृदय की सहृदयता का ज्वार अपने चरम उत्कर्ष में दिखाई पड़ता है। यह लेखक के व्यक्तिक अनुभवों की एक सुदीर्घ परंपरा का ही द्योतक है। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत अशोक के फूल, शिरीष के फूल, वसंत आ गया, आम फिर बौरा गए, देवदारू, कुटच आदि प्रमुख हैं। आचार्य द्विवेदी जी के ये सभी निबंध भावना प्रधान हैं, जिसमें कल्पना की ऊंची उड़ानों के साथ भावनाओं का क्रीड़ा और विनोद, संवेदनाओं का ज्वार, अनुभूतियों की झंकार, कवित्व की अद्भुत शक्ति के साथ उनके व्यक्तिगत जीवन की छाप भी निहित है। इसके साथ ही इनके जो गवेषणात्मक निबंध हैं, वे ऐतिहासिक खोज एवं शोध से संबंधित हैं। तो बच्चों, ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का वर्गीकरण कि उन्होंने समीक्षात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिक और गवेषणात्मक निबंध लिखे, जो निबंध साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में हम सभी के समक्ष हैं और सभी का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें कि उनके हृदय की झंकार हमको दिखाई पड़ती है, उनकी अनुभूतियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति की एक विराट परंपरा हमको दिखाई पड़ती है। तो ये था इनके निबंधों का वर्गीकरण। जब हम बात करते हैं आचार्य द्विवेदी जी की साहित्यिक विशेषताओं की, इनके निबंधों की विशेषताओं की, तो हम देखते हैं कि आचार्य द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में प्राचीनता और नवीनता का बहुत ही अद्भुत समन्वय किया है। प्राचीन और नवीन का स्वस्थ
संतुलित सम्मिश्रण द्विवेदी जी के प्रायः सभी निबंधों में हमको मिलता है। यह द्विवेदी जी के निबंधों की एक विशेषता भी है कि उन्होंने प्राचीनता के साथ में नवीनता को उठाया और उनका अद्भुत सामंजस्य हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। सनातन जीवन दर्शन, प्राचीन ज्ञान और साहित्य सिद्धांत को उन्होंने नवीन अनुभवों में मिलाकर उन्होंने निबंधों की रचना की है। इसके साथ ही विषय की विविधता की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी जी के जो निबंध हैं वह अद्वितीय हैं। इनमें भारतीय संस्कृति की देन, संस्कृतियों का संगम, ब्रह्मांड का विस्तार, भारतीय फलित ज्योतिष, साहित्य का नया कदम, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी तथा मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य जैसे विविध विषयों पर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इसके साथ ही जो इनके निबंधों की जो दूसरी विशेषता हमको नज़र आती है, जहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय इतिहास के प्रति, विशेष रूप से प्राचीन इतिहास के प्रति द्विवेदी जी की दृढ़ आस्था थी। वे भारत को एक महामानव समुद्र स्वीकार करते थे। भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता की बात को वे अपने हृदय से स्वीकार करते थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति से संबंधित जो रचनाएं लिखी हैं उनमें अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास का लालित योजना आदि ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें इनका भारतीय संस्कृति से संबंधित जो पक्ष है वह मुखर हुआ है। इसके साथ ही अशोक वृक्ष के से संबद्ध भारत की इन्होंने पुरातन प्रथाओं का स्मरण लेखक ने किया है और उसका स्मरण करके लेखक ने स्वयं लिखा है कि मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी विद्यमान है, पर कौन पूछता है इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। इस प्रकार से इन्होंने भारतीय संस्कृति की झलक इस प्रकार के निबंधों में प्रस्तुत की है। इसके साथ ही जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दृष्टिकोण था वह मानवतावादी था। वे अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को भारतीय संस्कृति का मूल आधार मानते थे। उनका ये मानना था कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वह भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, वही भारतीय संस्कृति की नींव है। क्योंकि हमारे देश में प्राचीनता से ही या फिर हमारे देश की यह परंपरा रही है जिसने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को स्वीकार किया है और उसी आधार पर चलने का प्रयास किया है, जिस कारण मानवतावादी दृष्टिकोण भी आचार्य द्विवेदी जी के निबंधों का मूल तत्व है। इसके साथ ही उन्होंने नाना प्रकार से प्रकृति के बहुत ही मनोरम रूपों को अपने निबंधों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें अशोक के फूल या फिर वसंत आ गया या फिर नया वर्ष आ गया, इनके आदि जो निबंध हैं ये पूरी तरह से इनके प्रकृति प्रेम से ही संबंधित है, जिसमें इन्होंने प्रकृति को ही विविध रूपों में मुखरित करने का प्रयास किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे, जिस कारण देश प्रेम की जो भावना है वह भी उनके निबंधों में हमको यत्र तत्र देखने को मिलती है। स्वयं इस विषय में आचार्य द्विवेदी जी का मानना है या फिर उनकी मान्यता है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं उसके प्रति प्रेम करना हमारा धर्म है, उसका कण कण हमारा आत्मीय है, जिस कारण लेखक ने देश के प्रति बार बार एक मार्मिक अभिव्यक्ति अपने निबंधों के माध्यम से प्रकट की है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि जब तक हम अपनी आँखों से अपने देश को देख लेना नहीं सीख लेते तब तक इसके प्रति हमारे मन में सच्चा और स्थायी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस कारण उन्होंने मेरी जन्मभूमि निबंध में लिखा है कि यह बात अगर छिपाई भी तो कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ। तो एक देश प्रेम की भावना भी, अपने देश के प्रति उत्कट भावना का संदेश भी उन्होंने हमें अपने निबंधों के माध्यम से दिया है कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस उक्ति को उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से चरितार्थ करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही जो विचारों की अधिकता है वो आचार्य द्विवेदी जी के सभी निबंधों में दिखाई देती है।
उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को आधार बनाया, बहुत महत्वपूर्ण विचारों को आधार बना के उन्होंने अपने निबंध साहित्य की रचना की है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा की, शैली की, तो इन्होंने इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, स्वाभाविक है। इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भी हमको दिखाई पड़ती है और बहुत कुछ काव्य कला के नज़दीक भी हमको इनकी भाषा में दर्शन होते हैं। इसके साथ ही जो उन्होंने शैली अपनाई है उसमें उन्होंने सूत्रात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आत्मपरक शैली, विचारात्मक, वर्णनात्मक और अलंकारिक शैलियों का इन्होंने बहुत ही प्रचुरता से अपने साहित्य में, अपने निबंधों में प्रयोग किया है और कहीं कहीं पे हमको इसमें सूक्ति शैली के भी दर्शन होते हैं। तो जो समग्र रूप में जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अध्ययन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की एक शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों और उनकी आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान समालोचक, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वास्तव में वे अपने युग के एक महान साहित्यकार थे, जिस कारण आधुनिक युग के समस्त गद्यकारों में उनका एक विशिष्ट स्थान रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विशिष्टताओं का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी भी लिखते हैं कि इस प्रकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि वे एक सरस एवं सुबोध निबंध शैली के प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने निबंधों की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित की। वे शिष्ट लोक साहित्य के सम्यक आकलन करता है। उन्होंने भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का एक यथेष्ट प्रचार और प्रसार किया। वे व्यक्तिक निबंध लेखकों में भी श्रेष्ठ हैं। उन्होंने आत्माभिव्यंजक पद्धति को गौरवान्वित किया। इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव एवं सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा निबंध पद्धति को प्रौढ़ एवं प्रांजल बनाया। वे राष्ट्रीय विचारों के पोषक, राष्ट्रीय विचारों के उन्नायक। इसके साथ ही उन्होंने अपने निबंधों में पांडित्यपूर्ण विवेचन की पद्धति का भी प्रचार किया है, जिस कारण आचार्य द्विवेदी जी के निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। तो बच्चों, ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक सम्यक मूल्यांकन, जिसमें हम लोगों ने आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से जुड़े विविध पक्षों का अध्ययन किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक अवदान का मूल्यांकन किया, उनके निबंधों का वर्गीकरण और विश्लेषण को समझने का प्रयास किया। इसके साथ ही ललित निबंधों की परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया और साथ ही आचार्य द्विवेदी जी के निबंध साहित्य की विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया। तो बच्चों, आज के पाठ के अध्ययन के बाद जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। इसके साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा और शैली पर विस्तृत प्रकाश डालिए। साथ ही ललित निबंध की परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। तो बच्चों, ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक सम्यक मूल्यांकन, जिसको हम लोगों ने आज के पाठ में सुना, समझा और अध्ययन करने का प्रयास किया। आगे के पाठ में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित देवदारू निबंध के सारांश और उसके महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या पक्ष को देखेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले पाठ में हम फिर पुनः मिलेंगे देवदारू की व्याख्या के साथ, देवदारू पाठ के सारांश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।